क्वेश्चन कराए थे पिछली क्लास में और टाइम अप हो गया था, करेक्ट। मैंने ब्रावो वाले क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए थे। ब्रावो वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे पिछली क्लास में, जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसके बाद टाइम अप हो गया था तो फिर हमने फर्दर उसको डिस्कस हम नहीं कर पाए थे, राइट। तो आज हम लोग फिर उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन फॉर यू गाइस। Good afternoon. Five. A soldier and afraid of fighting, said Shyam. क्या होगा इसका आंसर? Are you guys trying? और मैं ऐसे ही बैठ के इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे आंसर का। अच्छा, नो देवप्रियो, इट्स नॉट इनकरेक्ट एक्चुअली। तुमने बोला ना आई हैव अ फीलिंग इट्स रॉन्ग, तो हाँ मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा गलत नहीं है, इसमें आपने बस एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया है, वो मैं ऐड करूंगी, ठीक है। बट लेट अदर्स आंसर ऑल्सो, देन आई विल एक्सप्लेन। साहिस्ता, डू यू वांट टू ट्राई? विशाल बता दो आंसर क्या होगा। गगनदीप तुम क्या कर रहे हो, आंसर क्यों नहीं लिख रहे? चारू, exclaimed with shame हो सकता है, ना ना धिक्कार है, शेम लिखने की क्या जरूरत है? डिस्गस्ट इज ओके, कर्स्ड आप बोल सकते हो, कर्स्ड धिक्कार है। कर्स्ड कैन बी करेक्ट। देखो सबसे पहले विशाल तुम आंसर कर रहे हो तो मैं वेट करूंगी और बाकी बच्चों से भी पूछ ले रही हूँ, कोई आंसर कर रहे हैं तो मैं वेट करूँ, वरना क्या फायदा, आंसर ही बता दूं। मैम आप बता दो। कि तुम इतना दुखी होके क्यों बोल रहे हो? मैम आज मेरी तबीयत खराब है। आज तुम्हारी तबीयत खराब है? कोई बात नहीं, रेस्ट करो यार, अभी सबकी तबीयत खराब हो जा रही है। अच्छा देखो
श्याम, एक तो सबसे बड़ी चीज मैंने मिस कर दी थी, यहाँ पर भी एक्सक्लामेटरी मार्क है और यहाँ पर भी एक्सक्लामेटरी मार्क है, ठीक है। अब दो दो एक्सक्लामेटरी मार्क है तो दो दो एक्सक्लामेशन वाला पॉइंट आएगा, करेक्ट। अब इस सेंटेंस से सबसे पहले हम मीनिंग डिराइव करते हैं। मीनिंग क्या है? धिक्कार है, एक सोल्जर हो के भी फाइटिंग से डरते हो या लड़ाई से डरते हो, दैट काइंड ऑफ मीनिंग द सेंटेंस इज कन्वेइंग, करेक्ट। अब इस पे बेस्ड जितने भी आपके ऑप्शंस है, फर्स्टली मैं ऑप्शंस आपको बताती हूँ। Shyam exclaimed with surprise that a soldier should be afraid of fighting. Doesn't give any sense. Okay. Second was, addressing a soldier, Shyam cursed him that he should be afraid of fighting. Doesn't make any sense. ठीक है. Third was, Shyam cursed the soldier who was afraid of fighting. ये भी कोई मतलब नहीं बना रहा है, लेकिन हो सकता है। मतलब नहीं बना रहा है, लेकिन हो सकता है। ध्यान से देखना क्या था। श्याम cursed the soldier who was afraid of fighting, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज, वो तो मैं लिख ही दूं। अब यहां पर ये जो एक्सक्लामेटरी मार्क है, उसके लिए मैंने लिखा श्याम cursed, ठीक है। और यहां पर एक और एक्सक्लामेटरी मार्क है, उसके लिए अगर हम लिखें and exclaimed that a soldier should not be afraid of fighting. A soldier should not be afraid of fighting. So definitely ये जो सेंटेंस है, ये दोनों एक्सक्लामेटरी मार्क को कंसिडर करके सेंटेंस को मोर एप्रोप्रिएट और मीनिंगफुल बना रहा है कि नहीं? सेंटेंस को मोर एप्रोप्रिएट और मीनिंगफुल बना रहा है। Yes, so that is the reason this one is absolutely correct. जब भी आप, it is a kind of a, it is a kind of a shameful act, it is defining, but since options are given as cursed only, so we'll have to go with the cursed only, कि उसको curse कर रहा है ना, ठीक है। the person Shyam is cursing that soldier. ओके, सो उस सेंस में अगर हम देखें तो एकदम इनएप्रोप्रिएट भी नहीं है। ओके, सो इट विल बी श्याम cursed and exclaimed with disgust, जैसा देवप्रियो ने लिखा था, you can go with that, and exclaimed with disgust that a soldier should not be afraid of fighting. तो जब भी आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, हमेशा ये किया करो कि सेंटेंस का मीनिंग सबसे पहले निकाला करो और मीनिंग निकालने के बाद उसको सॉल्व किया करो। तो जब उस वैसे मीनिंग निकाल के जब उसको सॉल्व करोगे ना, तो आंसर मोस्टली आप ऑप्शन से जज कर पाओगे, ठीक है। अब एक दूसरा आपको टाइप ऑफ सेंटेंस दिखाती हूँ। इट इज रिटन एज, हाँ देवप्रिय बोलो। Ma'am, I'm saying that we are using cursed and exclaimed mainly on the basis of having two exclamation marks in the sentence itself. Yes, okay. Yeah, definitely because of that only. The spectators said, मैम बोलो कर्स बेटा। किसके लिए यूज किया गया है? फी के लिए। फाई के लिए, हाँ। तो फिर हमने बाद में एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट क्यों यूज किया? मैंने इसीलिए तो नहीं यूज किया था। अगर तुम लिखना चाहती हो तो तुम लिख सकती हो, क्योंकि वो शेमफुल एक्ट डिफाइन कर रहा है। तो आप उस सेंटेंस के, जैसे कि मान लो मैंने लिखा था हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो हम उससे मीनिंग को जस्टिफाई करके एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस हम लिखते थे ना। इन अ सिमिलर मैनर, अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, इट इज अ काइंड ऑफ अ शेमफुल डिस्गस्टिंग एक्ट व्हिच इज डिफाइनिंग, राइट? तो हम उससे मीनिंग डिफाइन करके एक्सक्लेम्ड विद मैम कर्स का मीनिंग क्या होता है?
कर्स्ड का मतलब होता है कोसना. कोसना. हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड इज कोसना. किसी को कोसते हैं ना, बुरा भला कहते हैं. मैम वो शापित क्या होता है? वो भी ऐसा ही कुछ होता है ना, कर्स. वो कुछ. श्राप काइंड ऑफ दैट ओनली. उसी को इंग्लिश का पर्यायवाची है कोसना, श्रापित करना, किसी को बुरा भला कहना. synonyms to each other. ठीक ओके. है. ब्रावो, वेल डन, प्लेयर्स. अब इसको जरा सॉल्व करना. द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रावो, वेल डन, प्लेयर्स. Hello. हाँ, तुम भी आओ. तुम क्यों रह गए पीछे? बोलो. The spectators applauded the players, saying that they had done well. क्या बात है, पहले से सॉल्व कर रखा था क्या? हाँ मैम, ये एग्जांपल था, क्वेश्चन कर रखा था. तभी एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन दिया है इसने. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर गगनदीप हैज ऑलरेडी गिवन. यहाँ पे सेड और यहाँ पे डेफिनेटली वो प्लेयर्स को कर रहा है. ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्लेयर्स, और यहाँ पर आप प्रेज्ड द प्लेयर्स भी लिख सकते हो. बोथ ऑफ द वर्ड्स आर करेक्ट. ठीक है, तो इट विल बी अपलॉडेड द प्लेयर्स. मैंने आपको बताया ही था कि आप वहां पर हमेशा लिख सकते हो, जब भी आप ब्रावो के साथ अपलॉडेड या प्रेज लिख रहे हैं तो वहां पर आप सेइंग वर्ड हमेशा यूज कर सकते हो. सो इट विल बी सेइंग दैट, एंड डेफिनेटली इट इज सेइंग प्लेयर्स. तो वी विल से दे हैड डन वेल. दे हैड डन वेल. ओके. Ma'am, बोलो, बोलो. I have a minor doubt in the last sentence. When we are using cursed and then exclaimed with disgust, isn't it becoming two of the same thing? So should we remove the disgust? You can do that. I haven't written exclaimed with disgust. I said if it is written in a sentence, you can go for it, and if it is not written, you can skip that. I haven't written exclaimed with disgust. No. I'm saying whether mine was incorrect after introducing cursed and then exclaimed with disgust. Yeah, that if you're writing cursed, you can omit exclaimed with disgust. Actually, narration, Okay. the questions of narration, you will do according to the options given, right? Hmm. Here I am just trying to explain you the things in a more grammatical form, so that you can solve it in any manner if it comes in examination. Okay, that is what I am trying to do. But definitely in examination there will be options there. So if there is, if options is there like that, you can go with it. If it is not there, then there is no need to write two exclamations to make the sentence superfluous. You can omit one. Okay, so you can just omit one there. So since you have written like if you have written cursed, no need to write exclaimed with disgust. Okay, एक और सेंटेंस देती हूँ.
फिर बता रहे? Come on, guys. This one is easy. The mother exclaimed that it was very clever of him to solve With the puzzle so quickly. to To solve the puzzle very have solved को क्यों हटाया? अच्छा हाँ have to have solved. तो बता दूंगी, अब तुम लोगों को खींच खींच के मारना शुरू करूंगी. Anyways, the mother exclaimed with joy that it was very clever of him to have solved the puzzle quickly. Very good, Deba. Your answer exactly same है and even more appropriate and correct. The mother exclaimed with joy. आप बेशक ऐसा लिख सकते हो, ठीक है. जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है तो वहां पे admire वर्ड यूज किया हुआ है, तो यू कैन से द मदर एक्सक्लेम्ड admiringly, ठीक है, that it was very clever of him to have solved the puzzle quickly. Just give me a second, huh? Sorry guys. ये क्वेश्चन सबको हाँ करेंगे, बोलो. मैम प्राउडली भी चला लेंगे ना फिर इसके साथ. हाँ, प्राउडली चला लेंगे, एडमायरिंगली चला लेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी गलत नहीं है, दैट इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, जो भी आपके ऑप्शंस में होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यू विल गो विद इट. एंड रिया, आई वांट टू टेल वन थिंग बेटा, विद प्राइड भी इसका सही है, लेकिन हाउ क्लेवर इट वाज ऑफ हिम आप क्यों लिखोगे? हाउ क्लेवर इट वॉज ऑफ हिम आप क्यों लिखोगे? आप सबको पता है कि जब इस टाइप का एक्सक्लेमेशन आता है तो वहां पर जैसे कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, सो द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल. हमने इसी मैनर में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ना, तो फिर यहाँ पर हम उसको हाउ क्लेवर ऑफ हिम क्यों लिखेंगे? डेफिनेटली वी विल से कि इट वाज सो क्लेवर ऑफ हिम, इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ हिम. ओके, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, फर्दर. हाँ देवप्रिय, बोलो. Ma'am, I was saying that when I first read the sentence, the first initial reaction I had is, okay, she is praising her daughter or her son. So, but then I understood that there's not bravo, so I can't use that. So, what is situation when I can use, suppose, appreciation or admiration, and You can use that you can say the mother exclaimed with that, actually exclaimed admiringly, exclaimed proudly. So these words can be used there when whole sentences are in exclamation. I mean, yeah, it's basically according to the feel of the sentence, right? Yes, definitely according to the feel of the sentence. The expression will come according to the feel of the sentences only. That is what we call as exclamation. It is all about the expression, the feeling that sentence is giving to us. Okay, thank you. Yeah. Okay. Now, I'm giving you one sentence. It is not based on exclamatory. It is a normal sentence. Try to solve it.
boss said, "It's time." We began planning our work. Ma'am, it was time they had begun planning. It was time they had. Began नहीं begun ही होगा, हाँ had के साथ. Begun. GUN. हाँ मैं समझ गई. began का डिफरेंस मैं समझती हूँ. Absolutely correct. latest बस यहाँ पे ये बताओ, इसको पूरा सेंटेंस को फ्रेम करो. The boss said that it was time we had begun होना चाहिए. They had begun होना चाहिए. They होगा ना. Frame whole sentence once. The boss said that it's time they begun. No. Sorry, मैं they समझ had गया. लगाया ना. They had begun. आगे से. It's time कैसे होगा यार? It was time होगा ना. अभी तो तुमने खुद ही बोला. गगनदीप कंफ्यूज हो गया. अरे यार, अभी तुमने क्या बोला? It was time we had begun. Correct. ये बोला था ना तुमने. Yes, ma'am. अब मैंने बोला पूरा सेंटेंस को फ्रेम करो. तो तुमने क्या बोला? The boss said that it's time. तो बेटा it's time थोड़ी होगा. It was time होगा ना. हाँ. It was time they had begun planning their work. Good. Yes, good आंसर करेक्ट है. वही तो मैं कह रही हूँ, माइन्यूट सी चीजें हैं बच्चे. यही सब तो ऑप्शंस में वेरिएशन में आएंगे और वहां पे गलतियां हो जाती हैं. सो यू शुड बी वेरी कॉशियस व्हाइल डूइंग द थिंग. ठीक है. रोहन सेड, ये बहुत इजी है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार करवाना चाहती थी. आई विल do it now or never. Rohan said, I will do it now or never. He would do it then or never. Rohan said that he would do it then or never. It का you want to make that. It तो it ही रहता है देवप्रियो, उसको that बनाने की जरूरत नहीं है. He would do it then or never is correct. He would, हाँ एकदम. He would do it then or never is correct. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आज फाइनली मुझे ऐसे लग रहा है कि आई विल फिनिश ऑफ विद दिस नरेशन. गोविंद said the manager sternly, I command you to tell me what the old lady said.
कम ऑन। और इस पूरे क्लास में गगनदीप, विशाल, देवाप्रियो और रिया थोड़ा बहुत, है ना, रिया थोड़ा बहुत कभी कभी मैसेज करती है। इसके अलावा पूरी क्लास क्या शांत बैठने के लिए है? तुम लोग नहीं बता सकते आंसर? ये क्या बात होती है? बाकी चुपचाप बैठे होते हैं, बस ये 3-4 बच्चे हैं जो आंसर करते रहते हैं। अमृता, चारू, नैना, राघव है, ये तो न्यू स्टूडेंट लग रहा है मुझे, ऋषभ, ये लोग आंसर ही नहीं करते। हाँ, आंसर सेम रहता है तो सोचते हैं इतना क्यों टाइप करें, है ना? यही बात है ना? गगनदीप में इतना ब्लंडर किया है ना कि मैं क्या बताऊं। इसको ब्लंडर कहते हैं। हे भगवान। मैम मुझे पता चल गई मेरी गलती। माफी के लायक नहीं है, लेकिन I've written it in double inverted commas, यार। Come on. फ्लो में हो गया मैम, दोबारा पढ़ा तो देखा एक क्या कर दी। गोविंद ने मैनेजर को डांटेगा, है ना? मैनेजर की क्या औकात? हरी बेचारे की है। The manager sternly commanded Govind to tell him what the old lady had said. जब ये कहता है ना, I have a feeling that it's wrong too, उस टाइम पे इसके आंसर्स करेक्ट होते हैं। Yes, definitely. So the answer for this question is विशाल का आंसर करेक्ट है। आप उसके आंसर को रेफर कर सकते हो सब कोई, ठीक है? It is the manager sternly commanded Govind to tell him, ठीक है? आप इस लाइन को ओमिट नहीं कर सकते। To tell him what the old lady had said, ठीक है? तो ऑर्डर्ड इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कमांड वर्ड यूज्ड है, तो यू विल गो विद दिस ओनली। द मैनेजर sternly commanded Govind to tell him what the old lady had said, ठीक है? Yeah, you can start with sternly too, right? No issues with that. Okay. एक और क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो दीपक, क्यों बोलो? Ma'am, I was asking in the boss हाँ. sentence, no. So because he is saying that it's time we began planning our work. So here because of this boss word, we can't use ordered, right? Like because he is grouping himself also in that group. One second, एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हो? Yeah, sure. So the question was the boss said, comma, and then the inverted commas, it's time we began planning our work. So Yeah, right. here he can't say order, right? Because he is also Yeah, the you part of the cannot. group. Yeah, he is the part of the group, and moreover, that sentence is basically assertive sentences, and in assertive sentences, we do not use these types of word normally. So that is the reason we can't use ordered there. Okay. ध्यान से देखना, ठीक है?
महाभारत देखे हो लॉकडाउन में? किसी ने लॉकडाउन में महाभारत रिपीट किया है? मैं महाभारत रामायण सब रिपीट कर लिया, अभी भी चल रहा है इनफैक्ट घर पे। पूरा? चलो ठीक है। भीष्म said, boys, boys, remember, you are playing a game. If it be Arjuna's turn, let him have it. English translation of Mahabharata. Solve it. इसको विशाल अपने शब्दों में गगनदीप को बताएगा। ऑब्वियसली विशाल इसको अपने शब्दों में, अब इनडायरेक्ट स्पीच में काइंडली गगनदीप को बताइए जो भीष्म ने लड़कों से कहा। भीष्म said, boys, boys, remember, you are playing a game. If it be Arjuna's turn, let him have it. Are you guys trying? You want me to give an options? You want me to give options? यस मैम। बॉयज बॉयज का क्या करें मैम, दो दो इकट्ठे। Okay, so this time what I'll do is I'll speak, okay? क्योंकि लिखने जाएंगे ना बेटा तो टाइम ही खत्म हो जाना है, क्योंकि बड़ा सेंटेंस है ना। मैं बोलूंगी, सबको ध्यान से सुनना। This time it will be a check of your listening skills, okay? छोटा छोटा सा वेरिएशन आएगा। First option is Bhishma asked the boys to remember that they were playing a game. If it was Arjuna's turn, he must have it. Do you want me to repeat it? Repeat करूं या omit या take अपने हिसाब से कर चुके हो? Perfect. Second one. Bhishma asked the boys to remember that they were playing a game. If it is Arjuna's turn, he must have it. ठीक है? This is the second option. Third one. Bhishma asked the boys to remember that they were playing a game. If it was Arjuna's turn, he must have it. And the last one, listen to the last one as well. Bhishma asked the boys to remember that we were playing a game. If it was Arjuna's turn, he must have it. Third? Very good. Third is the right answer. क्योंकि थर्ड और फोर्थ में सारा स्टेटमेंट सेम था, बस थर्ड में यू का दे किया हुआ था और फोर्थ में यू का बी किया हुआ था. बट डेफिनेटली भीष्म इज नॉट द पार्ट ऑफ अ गेम, राइट? भीष्म वाज नॉट द पार्ट ऑफ अ गेम, सो दैट इज द रीजन वहां पर बी नहीं आएगा. यहाँ पे वी विल गो विद दे. What was one again, please? Okay, definitely. Bhishma asked the boys to remember that they were playing a game. If it was Arjuna's turn, he must have it. But Devapriya, what was wrong in the first sentences? It was written as to remembered.
but you all know now with to we always use verb first form, so that was incorrect in the first sentence. Okay, it was grammatical error completely. ठीक है? And the last question for today. अच्छा नहीं, no, I won't give you last question. Optative sentences बचा हुआ है, फटाफट optative sentences कर लेते हैं. मैं तो प्रैक्टिस कराने में लग गई थी, मैं भूल ही गई थी कि optative sentences बचा हुआ है. And I was like practicing the questions only. Optative sentences से वैसे एक आधी क्वेश्चन आता है और बहुत आसान सा होता है, तो मैं फटाफट बता देती हूँ. जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होता क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है ना, जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स इन आवर माइंड इज दैट व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. तो कौन बताएगा मुझे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? हु विल टेल मी? To wish something, to praise something, to bless someone, that is what we call as optative sentences. Now if I say she said may God pardon him. She said may God pardon him. तो इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या करोगे? ये जो सेड होता है ना बेटा, एक बात तो हमेशा ध्यान में रखना कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा मे लगा होता है. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज यूज्ड विद मे. ठीक है, तो इस सर्कमस्टांसेस में ये जो सेड होता है, दिस चेंजेस टू विश्ड और प्रेड. सेड चेंजेस टू विश्ड और प्रेड. ठीक है, कर्स्ड भी तो हो सकता है ना मैम. कर्स्ड, भगवान उसको माफ करे, ये कर्स कैसे हो सकता है बेटा? नहीं मैम, अगर सेंटेंस हो कि मे यू डाई इन हेल, तो मैम मे यू डाई इन हेल नहीं होता, यू डाई इन हेल होता है. मे वहां पे नहीं लगाते. काश, मतलब मे जो वर्ड होता है ना, मे जो वर्ड होता है, इट इज यूज्ड इन अ बिट पॉजिटिव सेंटेंस व्हेन वी विश और प्रे समथिंग इन अ गुड मैनर. तो वहां पर हम तो इनकरेक्ट तो नहीं होगा मैम. if you are saying may you die in a hell, तो वहां पर आप ऐसा बोलोगे कि गगनदीप wished that they might die in a hell, kind of like that. ठीक है, again it is a kind of a wish only, so you can use wished word there. Okay, so said के लिए आप wished या prayed use करते हैं. मोरोवर यहाँ पर एज अ कंजंक्शन दैट ही आता है. ठीक है, अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस इंटरचेंज होगा. सो इंटरचेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, एंड डेफिनेटली मे चेंजेस टू माइट. ठीक है, so the right answer for this question will be she prayed or wished, you can say either of them. She prayed that God might pardon him. ठीक है, that God might pardon him. हाँ मैम, अगर सेंटेंस हो he said to me good morning sir, तो फिर wished आएगा ना इसमें भी, he wished me good morning sir. He wished me respectfully good morning. He wished me respectfully good morning. हाँ, इसी सेंस में आप यूज करोगे. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पर आप हमेशा इसको और इसका प्लेस इंटरचेंज कर दोगे और मे हमेशा माइट में चेंज हो जाता है. समटाइम्स आपके पास क्वेश्चंस इस तरीके का भी आपको देखने को मिलता है कि they said long live the king. ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा. they said long live the king. अब बेटा इस सर्कमस्टांसेस में मे वर्ड यूज नहीं है, लेकिन मेरे राजा ज्यादा दिन तक जिए, इट इज अ काइंड ऑफ अ विश और प्रेयर ओनली. ऑप्टिमिस्टिक सेंटेंस इट इज, राइट. एंड डेफिनेटली मे यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, बट मे की मीनिंग है मे लॉन्ग लिव द किंग.
करेक्ट। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसको भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ही काउंट करते हैं, और इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का तरीका होता है उसमें भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का ही तरीका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से यूज करोगे, दे प्रेड, एक सेकेंड बेटा, they prayed that. अब इस particular sentence में what is the subject of this sentence? Definitely the king. So it will be they prayed that the king might live long. ठीक है, यहाँ पर भी the king might live long के टर्म में वो चेंज हो जाएगा। हाँ, the wished also goes. Perfect. Wished you can use. No issues. गगनदीप बोलो, पेज बैक कर दिया। कुछ पूछना था? तुम स्क्रीनशॉट ले रहे थे ना? बहुत बुरी बात है। मैं तो लिख रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, they said long live the king, इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। यहाँ पर might का यूसेज आपको घुसाना पड़ेगा, मतलब you'll have to understand the meaning of the sentence, and if you feels that it is giving the meaning of an optative sentence, then definitely you'll have to insert might there. ठीक है? हाँ देवप्रिय बोलो, आप कुछ पूछ रहे थे I guess. I was asking that prayed is not necessarily exclusive for the God featuring sentence, right? In That can be optative used in- sentences it is not. It can be used anywhere, definitely. Okay. ओके, अच्छा, अब ना आपको कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना, कुछ मतलब कुछ वैरायटी है जहां पर आपका टेंसेस चेंज नहीं होता, जहां पर आपका डिफरेंट वेज में नरेशन यूज होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ना मैं वन बाय वन विद अ सिंगल एग्जांपल आई विल गिव यू द एक्सेप्शंस एंड यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, सपोज इफ आई से he said I used to play football in school. Suppose this is a sentence. I used to play football in school. ठीक है, तो बच्चे जब भी किसी सेंटेंस में, अच्छा अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये आंसर कर दो कि इसका आपके अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। He said I used to play football in school. So according to you guys, what will be the indirect speech of this particular sentence? Yes, he said that he used to play football in school. That means whenever there will be a word like used to, had better, ये मतलब पुराने बच्चों को शायद पता होगा ये फ्रेजेस, नए बच्चों को नहीं पता होगा। अभी हम लोग इसको वर्ब एडवांस में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो had better, had rather, उसके बाद would better, ये सब एडवर्ब का पार्ट है। would better, would rather। मैम हाँ चारू बोलो। मैम आपने कहा था ना इनमें सैड, इन वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस में सैड की जगह विश्ड आता है, तो यहाँ ये ऑप्टेटिव सेंटेंस थोड़ी है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस थोड़ी है चारू कि मैं स्कूल में फुटबॉल खेलती थी। ये तो मेरा पास्ट का हैबिट है ना। ठीक है, तो जब कभी भी ये वर्ड्स यूज हो गए ना सेंटेंस में, यूज टू, हैड बेटर, हैड रैदर, वुड बेटर, वुड रैदर, तो इनमें देयर विल बी नो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये फ्रेजेस ऐसे ही इसी तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे, इसमें आप कभी भी कोई चेंजेस नहीं करोगे। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और सेंटेंस तुम्हें देती हूँ। He said to me, and the last sentence of the day, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। While I was studying, he said to me,
while I was studying you were playing. इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? He said to me while I was studying you were playing. while को क्यों चेंज कर दिया? अब मेरे एक सवाल है कि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ? मैम मैंने तो कर दिया, हैड भी नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तुम्हारे अकॉर्डिंग हैड भी नहीं होना चाहिए। देवप्रियो ने भी सेकंड क्लॉज में किया, फर्स्ट क्लॉज में क्यों नहीं किया? अच्छा I'll give you the proper explanation of this particular sentence. Basically, point is, yes, Vishal, absolutely correct answer. ये while यहाँ पे टाइम क्लॉज की तरह बिहेव कर रहा है, और जब कभी भी टाइम क्लॉज कंटिन्यूअस टेंस में होता है, कंटिन्यूअस टेंस में होता है, जब कभी भी टाइम क्लॉज कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में there is no change in tense. There is no change in tense. एक तो ये करने का तरीका हो गया, ठीक है। अगर यही सेंटेंस होता कि while he was studying, while he prepared lunch, I was watching TV. तो ऐसा नहीं है कि while के साथ हमेशा कंटिन्यूअस टेंस ही आता। while he prepared lunch, I was watching TV. तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, when there is simultaneous action, जब दो काम एक साथ चल रहा है, मतलब एक काम कंटिन्यूएशन में है, उसी टाइम पे दूसरा काम चल रहा है, साइमल्टेनियस एक्शन जब भी डिफाइन करा जाएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है। साइमल्टेनियस एक्शन का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से सही है कि टाइम क्लॉजेस में अगर कंटिन्यूअस टेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता, और साइमल्टेनियस एक्शंस के इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, he told me that while he was studying I was playing, ठीक है। while he was studying I was playing, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा। दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस का नरेशन में टेंस चेंज नहीं होता इन दोनों सर्कमस्टांसेस में। पहला सर्कमस्टांस व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस टेंस विद द टाइम क्लॉज, एंड द सेकंड सर्कमस्टांसेस इज साइमल्टेनियस एक्शन। Yes, it is a specific trait of while. Perfect. एकदम सही कह रहे हो। ये while के साथ स्पेशली इस तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं और इसको एक्सेप्शनल सेंटेंसेस में काउंट किया जाता है, तो इसको मैं कुछ एक्सेप्शंस आपको बता रही थी, ठीक है। Got it? So I guess we are finished with the narration today. Narration के सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको करवा दिए हैं।
आप लोग एक बार घर पे नरेशन को खुद से सॉल्व करना. देवप्रिय, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, इफ यू कैन सेंड योर डाउट अगेन टू मी, क्योंकि आपका डाउट ना मिसप्लेस हो गया है जिसकी वजह से मैं आपको आंसर नहीं कर पा रही हूँ. सो देवप्रिय, अगर आप मुझे अपना डाउट दोबारा से भेज दोगे ना, नरेशन का आपने मुझसे एक बार पूछा था, तो मैं उसको क्लैरिफाई कर सकती हूँ. ठीक है? Okay guys, so for now I'll leave the class, and from the next class, since I've completed with the narration, अगर तुम लोगों को narration के और questions के practice चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं questions practice करवा दूंगी. And if you feel like कि हाँ narration समझ में आ गया है, then we'll start with voice. ठीक है? तो जैसा भी होगा you mutually decide and let me know in the group itself. Okay? मेंस वाले होते हैं क्वेश्चंस जो थोड़े गंदे गंदे से कंफ्यूजिंग होते हैं, वो सारे हो जाएंगे इससे. जितना पढ़ा दिया ना उससे मेंस के गंदे गंदे अच्छे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. स्टिल आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, लाइक मैं 30-40 क्वेश्चंस का एक सेट पेपर दे दूंगी, आप लोगों को सॉल्व कर लेना. ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ नरेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू गाइस. ओके मैम, थैंक यू. ओके, बाय बाय, टेक केयर. अच्छा, ये डिसाइड करके मुझे जरूर बता देना कि नेक्स्ट क्लास में यू वांट टू स्टार्ट विद वॉइस और यू वांट टू डू मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ नरेशन ओनली. सो लेट मी नो दैट सो दैट आई कैन like be prepared like that only what I need to teach in class. Okay, chalo, bye bye.